Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated August 4th, and if you are liking this analysis then please like, share and subscribe. I have started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट विड्रॉज डेटा प्रोटेक्शन बिल टू ब्रिंग रीवैम्प्ड रिफ्रेश्ड रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट ने डेटा प्रोटेक्शन बिल को विड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर नया कॉम्प्रहेंसिव रेगुलेशन लेकर आया जाएगा और उसको विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन बिल के क्या प्रोविजंस है? तो एक प्रोविजन था इसमें डेटा लोकलाइजेशन का, और इसके अंतर्गत सेंसिटिव पर्सनल डेटा की एक कॉपी इंडिया में स्टोर करनी पड़ेगी। दूसरा एक प्रोविज़न ये था, जो क्रिटिकल पर्सनल डेटा है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर प्रोहिबिशन लगा दिया गया था। तो बिग टेक फर्म्स हैड क्वेश्चन द डेटा लोकलाइजेशन प्रोविजन अंडर विच दे नीडेड टू स्टोर अ कॉपी ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा विद इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट ऑफ अनडिफाइंड क्रिटिकल पर्सनल डेटा वॉज प्रोहिबिटेड। डेटा प्रोटेक्शन बिल का जो काम है वो 2018 से चल रहा था। उस समय एक पैनल बनाया गया था लेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BN श्रीकृष्णा, जिन्होंने यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बिल को ड्राफ्ट किया था। तो 2018 में पैनल था विच वॉज लेड बाई जस्टिस BN श्रीकृष्णा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा जाता है कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क जजमेंट ऑफ 2017 इन विच इट हेल्ड प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। तो गवर्नमेंट का यही कहना, हम ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क लेकर आएंगे और सेपरेट लेजिस्लेशन होगा ऑन डेटा प्राइवेसी, ओवरऑल इंटरनेट इकोसिस्टम, साइबर सिक्योरिटी। और ये भी सोचा जाएगा कि नॉन पर्सनल डेटा को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए। तो नॉन पर्सनल डेटा वो होता है जिससे आप किसी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो जिसको आप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो जिस डेटा को, तो उसको कहते हैं नॉन पर्सनल डेटा। तो यहाँ पर नॉन पर्सनल डेटा से मार्केट डिमांड गेज की जाएगी और जिससे इनोवेशन बूस्ट होगी। तो इसीलिए नॉन पर्सनल डेटा को हार्नेस करने के लिए भी इसमें प्रोविजंस होंगे। Apart from recommendations related to data privacy, the JCP's report also proposed that social media companies जो कि इंटरमीडियरीज की तरह काम नहीं करती हैं, उनको यहाँ पर कंटेंट पब्लिशर्स माना जाएगा और जो भी उनके यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट होस्ट होता है उसके लिए वो यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। अब जब यहाँ पर ये बिल आया था तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र किया गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस बताए कि क्या क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो उसमें एक इनका ये भी रिकमेंडेशन था कि जो भी यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनीज इंटरमीडियरीज नहीं हैं तो उनको यहाँ पर कंटेंट पब्लिशर्स की तरह ट्रीट किया जाए। इसका मतलब ये है कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कंटेंट होस्ट होगा उसके लिए वो लायबल होंगी। द JCP हैड ऑल्सो रिकमेंडेड इंक्लूडिंग नॉन पर्सनल डेटा इन द बिल इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म। नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है? डेटा का वो सेट जिससे आप किसी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। फिर डेटा लोकलाइजेशन का एक प्रोविज़न था, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब डेटा लोकलाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लेकर आया जाए जिसमें क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो तो हो लेकिन उन्हीं कंट्रीज़ में हो जिन पर हमें भरोसा है। फॉर एग्जांपल चाइना में डेटा फ्लो नहीं होना चाहिए, तो उन कंट्रीज़ के साथ हम डेटा फ्लो कर सकते हैं जिन पर हमें पूरा भरोसा है, वो हमारे ट्रस्टेड जोग्राफीज़ वाले कंट्री हैं। द थिंकिंग इज़ दैट द डेटा शुड बी स्टोर्ड इन अ रीजन दैट इज़ ट्रस्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और जो डेटा है, अगर कुछ क्राइम हो जाता तो उस डेटा को हम उस पर्टिकुलर कंट्री से मंगा कर एक्सेस कर सकें। तो ये है, डेटा लोकलाइजेशन का इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ ये किया जाएगा कि सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर जोग्राफीज़ में, उन्हीं पर्टिकुलर कंट्रीज़ में यहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ डेटा होगा जिस पर इंडिया ट्रस्ट करता है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसर्न इन दिल्ली ओवर नॉट बीइंग पार्ट ऑफ US लेड क्रिटिकल मिनरल अलायंस। तो US ने एक क्रिटिकल मिनरल अलायंस बनाई, उसमें 11 कंट्रीज़ हैं लेकिन उसमें इंडिया नहीं है और इंडिया इसका पार्ट बनना चाहता है। तो देयर इज़ ग्रोइंग कंसर्न इन द गवर्नमेंट ओवर इंडिया नॉट फाइंडिंग अ प्लेस इन द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो MSP पार्टनरशिप में इंडिया नहीं है मेंबर। एन एम्बिशियस न्यू US लेड पार्टनरशिप, और US यहाँ इसमें इससे करने की क्या कोशिश कर रहा है इस पार्टनरशिप को बनाकर? तो बेसिकली यहाँ पर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई को इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है और चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई की वो कम करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली इंडिया भी यही चाहता है कि हम यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें फॉर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई, लेकिन US की अभी तक हम इस पार्टनरशिप का मेंबर नहीं बन पाए हैं जो कि हम बनना चाहते हैं। दिस अज्यूम्स सिग्निफिकेंस क्योंकि इंडिया ने भी एम्बिशियस शिफ्ट लिया है और इंडिया भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश कर रहा है, तो हमें भी यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है। Besides the US,
MSP में और कौन कौन से मेंबर्स? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूरोपियन कमीशन। तो इसमें जापान भी है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें यूएस भी है। तो क्वाड की तीनों कंट्रीज है तो इंडिया को भी होना चाहिए ना। द न्यू ग्रुपिंग इंडस्ट्री इनसाइडर से कुड फोकस ऑन द सप्लाई चेन्स ऑफ मिनरल्स जैसे कि कोबाल्ट, निकल, लिथियम। इसके अलावा जो 17 रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी भी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है। वाइल कोबाल्ट, निकल एंड लिथियम आर रिक्वायर्ड फॉर बैटरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं सेमी कंडक्टर्स बनाने के लिए और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। दिस न्यू अलायंस इज सीन एज बीइंग प्राइमरली फोकस्ड ऑन इवॉल्विंग एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। तो यहाँ पर चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई थी क्योंकि बेसिकली चाइना के पास प्रोसेसिंग फैसिलिटी है और चाइना ने क्या किया, चाइना ने अफ्रीका में जाकर माइंस खरीद ली और चाइना यहाँ पर प्रोसेस कर करके दुनिया को बेचता है। दिस न्यू अलायंस इज सीन एज बीइंग primarily focused on evolving an alternative to China which has created processing infrastructure in rare earth minerals। और यहाँ पर चाइना ने माइंस को एक्वायर कर लिया है अफ्रीका में जैसे कि कोबाल्ट के लिए। तो इंडिया का एक्सक्लूजन हुआ है तो ये सोचने वाली बात है। वैसे तो इंडिया को वॉशिंगटन हर जगह इंक्लूड कर रहा है लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों एक्सक्लूड कर दिया। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि इंडिया के पास अभी प्रोसेसिंग फैसिलिटी नहीं है और इंडिया के पास यहाँ पर रिजर्व्स भी नहीं है। सब्सिक्वेंट टू द क्वाड इंडिया वॉज इंक्लूडेड एज अ मेंबर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक ग्रुपिंग जो कि I2U2 अभी सबमिट हुई थी, इंडिया ने उसको भी अटेंड किया था। डिमांड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाली है तो ऐसे में हमें भी क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। इन मिड 2020 इंडिया थ्रू अ न्यूली फ्लोटेड स्टेट ओन्ड कंपनी हमने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया था अर्जेंटीना के साथ। तो अर्जेंटीना के पास यहाँ पर लिथियम है तो लिथियम के लिए हमने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया था इन द साउथ अमेरिकन कंट्री दैट हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द मेटल इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया में देखें तो एक होते हैं लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो इंडिया में आपको रिजर्व्स मिल जाएंगे लेकिन लाइट के ही मिलेंगे, हैवी के रिजर्व्स इंडिया में नहीं है। तो रेयर अर्थ आर अवेलेबल इन इंडिया सच एज लेंथेनम, सीरियम, वाइल अदर्स सच एज ये सब भी अवेलेबल हैं जो कि HRE की तरह क्लासीफाई है, मतलब वो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। दे आर नॉट अवेलेबल इन इंडियन डिपॉजिट्स इन एक्सट्रैक्टेबल क्वांटिटी। तो बेसिकली इतना नहीं है कि आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सको, तो हमें यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इंडस्ट्री वॉचर्स का ये कहना है कि एक रीज़न हो सकता है कि इंडिया को इस अलायंस में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, वो ये है कि इंडिया के पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, इंडिया के पास यहाँ पर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, इंडिया के पास यहाँ पर रिजर्व्स नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पास रिजर्व्स एंड टेक्नोलॉजी है, जापान के पास टेक्नोलॉजी उसको प्रोसेस करने के लिए, लेकिन इंडिया के पास अभी ऐसी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो हो सकता है इसलिए इंडिया को इंक्लूड ना किया हो। अब हम आगे चलते हैं। हु विल बेल रेवडी कैट इलेक्शन कमीशन टू नीति, फाइनेंस टू RBI, वाई हैंड्स टाइट। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये दोनों सेम न्यूज़ है तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। नीड कमेटी टू लुक एट द फ्रीबीज इशू, सजेस्ट मेजर्स। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एक कमेटी बनाने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करने की ज़रूरत है कि ये जो फ्रीबीज का कल्चर है इसे कैसे कम किया जाए। तो विद द सेंटर इन फेवर ऑफ एन एंड टू फ्रीबीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज यूजिंग पब्लिक मनी टू ल्योर वोटर्स, द सुप्रीम कोर्ट वेंस sought सजेशंस फ्रॉम petitioners एंड रिस्पोंडेंट्स। और यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करेगी कि कैसे इसको कम किया जाए। नेक्स्ट है हु विल बेल रेवडी कैट इलेक्शन कमीशन टू नीति, फाइनेंस टू RBI, वाई हैंड्स टाइड। अब सबके हाथ कैसे बंधे हुए अभी हम डिस्कस करेंगे कि कोई कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है। तो हु विल बेल द कैट, दिस इज द क्वेश्चन इन द रिफ्रेन इन द हाइस्ट एक्लियंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एज इट लुक्स एट डायर स्टेट इकोनॉमिक डेटा। और सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि हमें कुछ सजेशंस की ज़रूरत है कि कैसे हमें इस फ्रीबीज कल्चर को कम किया जाए। वन, बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव बीन लिबरल विद हैंडआउट्स। अगर आप देखो तो फ्रीबीज सिर्फ स्टेट्स नहीं देती, फ्रीबीज यहाँ पर सेंटर भी बहुत ज़्यादा देती है। दूसरी बात ये, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है। एंड थर्ड, जो सेंटर है वो यहाँ पर कोई यूनिलेटरल कर्ब्स को नहीं लगाना चाह रहा, वरना ये हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर फ्रीबीज नहीं देना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसीज़ यहाँ पर एंटी पुअर है। तो ये सब सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसी कोई भी इमेज बने सरकार की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अगर वो यहाँ पर विनिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बताने लगेंगे कि आपको टैक्स पेयर का मनी कैसे खर्च करना है तो ये ओवर रीच हो जाएगी। तो ECI ऑफिशियल सेड इट वुड बी एन ओवर रीच ऑफ लॉस गवर्निंग द पोल बॉडी टू रेगुलेट डिसीजंस ऑफ विनिंग पॉलिटिकल पार्टीज। अगर फाइनेंस कमीशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो फाइनेंस कमीशन का अभी काम क्या है, तो फाइनेंस कमीशन का काम है रिसोर्सेज को शेयर करना कि कितना टैक्स यहाँ पर डिवॉल्व होगा। तो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक रेफरेंस ये इंक्लूड किया जा सकता है कि फ्रीबीज आप कितनी दे सकते हो। लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा तो कुछ स्टेट्स होंगे जो कि ये कहेंगे कि आप फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो।
तो दिस विल बी सीन एज इम्पिंजिंग ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी। आरबीआई का मेन फोकस क्या है, तो आरबीआई इसीलिए कुछ नहीं कहता क्योंकि आरबीआई का मेन फोकस यहाँ पर इन्फ्लेशन को मेंटेन करना। और नीति आयोग यहाँ पर एक थिंक टैंक बॉडी है, तो नीति आयोग यहाँ पर किसी स्टेट को नज नहीं कर सकती कि आपको यहाँ पर फ्रीबीज नहीं देना है। अब इसमें जो कर सकती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहेगी क्योंकि उसको वरना सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे मार्क कर दिया जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंटी पुअर पॉलिसीज यहाँ पर चला रहा है। तो अंडर आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को सेंटर की कंसेंट लेनी पड़ती है अगर यहाँ पर स्टेट को कोई नया फ्रेश लोन्स लेना है और पहले से उनके ऊपर सेंटर का कोई डेट हो, तो ऐसे में उनको यहाँ पर सेंटर से परमिशन लेनी पड़ती है, सेंटर से कंसेंट लेनी पड़ती है। तो ये बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन अगर यहाँ पर स्टेट्स लोन लेना चाहें और सेंटर ने कंसेंट देने से मना कर दिया तो फिर वही होता है, यहाँ पर भाषण दिए जाते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी लोन नहीं लेने दे रहे हैं, लोगों को वो यहाँ पर फ्रीबीज नहीं देने दे रहे हैं। तो सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है। तो दिस इज़ अ पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर और द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन इसको यूज़ नहीं करना चाहती रूलिंग पार्टी, नहीं तो सेंटर को यहाँ पर ब्रांड कर दिया जाएगा कि सेंटर एक एंटी पुअर है। द बिगेस्ट ऑफ ऑल फ्रीबीज इज़ द इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में ह्यूज सब्सिडीज़ दी जा रही हैं जो कि नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर पंजाब का एग्जाम्पल दिया है, तो पंजाब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक स्टेट में है। 86% ऑफ पंजाब एक्सपेंडिचर इज कमिटेड अकाउंटिंग फॉर पेमेंट्स टुवर्ड्स सैलरीज पेंशंस। तो बेसिकली आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे करोगे अगर आपका इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर यहाँ पर कमिटेड है। सिमिलरली जो गारंटीज और कंटिजेंट लाइबिलिटीज स्टेट्स, तो मतलब स्टेट्स यहाँ पर डायरेक्टली बोरो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट में नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑफ बजट बोरोइंग्स उनकी बहुत ज़्यादा हो रखी हैं। इसके अलावा उनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं। अब कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है जो रिच है वो क्या करते हैं, वो बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं, फिर वो बैंक का लोन वापस नहीं करते हैं, लोन बन जाता है एनपीए, फिर सरकार भी राइट ऑफ करवा देती है। तो यहाँ पर भी तो आपको नुकसान ही हो रहा है। When the rich really rip off the banking system with huge NPAs and write-offs and a rent-seeking bureaucratic culture, तो क्या यहाँ पर जो पुअर्स लोग हैं उनको बिल्कुल भी पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए तो आप फ्रीबीज़ की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो रिच लोग बैंक से इतना ज़्यादा लोन लेकर उसको एनपीए में कन्वर्ट करके फ्यूजिटिव हो जाते हैं, वो वाली बात कहाँ कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर यही सब क्वेश्चन किया गया है। फिर यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो ऑफ बजट बोरिंग करते हैं, उसके बारे में मेंशन है कि सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट्स ने ऑफ बजट बोरिंग कर रखी है। तो ऑफ बजट बोरिंग का मतलब ये होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली बोरो नहीं कर रही है, पीएसयू बोरो कर रहा है, इसके अलावा और स्टेट की एजेंसीज बोरो कर रही हैं, जिसकी वजह से उस स्टेट के फिस्कल डेफिसिट में वो दिखता नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जो स्टेट का फिस्कल डेफिसिट है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन सच में वो होता नहीं है क्योंकि एज सच जो पीएसयूज बोरो कर रहे हैं और एजेंसीज स्टेट की बोरो कर रही हैं, अल्टीमेटली वो यहाँ पर टैक्स पेयर मनी से ही वापस किया जाएगा। फर्स्ट पेज पर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे जस्टिस यू ललित एंड ही विल टेक ओवर दिस मंथ। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो यहाँ पर हम कर रहे हैं स्किप। इंडिया सेट फॉर अग्निपथ वरी इन नेपाल ओवर गोरखा रिक्रूट्स। तो गोरखा का रिक्रूटमेंट होता है इंडियन आर्मी में। तो आर्मीज इनटेक ऑफ नेपाल सोल्जर्स टेक्स प्लेस अंडर अ ट्राईपार्टाइट ट्रीटी जो कि साइन हुई थी 1947 में बिटवीन नेपाल, इंडिया एंड ब्रिटेन। और लगभग 32 से 35,000 नेपाल सोल्जर्स जो हैं वो इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं किसी भी टाइम में। आप देख लो तो सम 32,000 to 35,000 नेपाल सोल्जर्स सर्व इन द इंडियन आर्मी। अब अग्निपथ स्कीम आ गई है तो इनके यहाँ भी रिक्रूटमेंट शुरू हो गया नेपाल में फॉर द गोरखा रेजिमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 25% को ही रिटेन किया जाएगा, तो इनकी जॉब चली जाएंगी 4 साल के बाद। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसमें हाईलाइट की गई हैं। तो 7 years लेटर एज द आर्मी प्रिपेयर्स टू अनरोल द अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम देयर आर क्वेश्चंस अबाउट इट सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन नेपाल फ्रॉम वेयर इंडिया सो फार रिक्रूटेड अप्रॉक्सीमेटली 1400 सोल्जर्स। तो यहाँ पर हर साल रिक्रूट किए ही जाते हैं इनटू द गोरखा रेजिमेंट। गवर्नमेंट गिव्स नॉट टू स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट टारगेट्स फॉर 2030। तो यहाँ पर 2 टारगेट्स की बात की गई है। पहला ये है, इंडिया हैज़ सेड इट वॉज नाउ कमिटिंग इटसेल्फ टू एटलीस्ट 45% रिडक्शन इन एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी। तो एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी में हमें 45% रिडक्शन करना है 2005 के लेवल से। पहले ये टारगेट था 33 से 35% करना है, लेकिन हमने इसको इंक्रीज़ करके कर दिया है 45%। दूसरा क्या टारगेट है, इंडिया इज ऑल्सो प्रॉमिसिंग टू इंश्योर दैट एटलीस्ट जो हमारी 50% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 2030 में होगी वो होगी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज। तो 50% जो हमारी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 2030 में होगी वो होगी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज। तो बेसिकली हमने अपने टारगेट्स को इन्हेंस कर दिया है और इनको हमने अपडेट कर दिया अपने NDCs में, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में।
इंडिया हैड सेट अ फॉरेस्ट्री टारगेट, इसके अलावा हमें 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक को बनाना है बाई 2030। तो हमें एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करना है 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट बाई 2030। फिर नेट ज़ीरो टारगेट हमारा कब का है, तो वो है 2070 तक। तो 2070 तक हम यहाँ पर बन जाएंगे, नेट ज़ीरो हम अचीव कर लेंगे। तो ये हमारा पंचामित्र टारगेट था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं सुरेश एन पटेल, तो ये आपको दिख रहा होगा, नियरली स्वर्न इन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल। ताइवान बिटवीन जायंट्स, तो यहाँ पर ताइवान में नैन्सी पेलोसी गई हुई हैं और यहाँ पर US और चाइना के बीच में कैसे रिलेशन है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया, एक बार देख लेते हैं। तो फॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ था जब नैन्सी पेलोसी की विजिट का, तो उसमें ये मेंशन नहीं था कि नैन्सी पेलोसी ताइवान जाएंगी। तो ऑथर ने कहा कि वो मेंशन होना चाहिए था अगर उन्हें सच में जाना ही था ताइवान। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो नैन्सी पेलोसी की जो हिस्ट्री है, तो तियानमेन स्क्वायर मैसेकर जब हुआ था तब वो यहाँ पर चाइना में गई थी और उन्होंने यंग डेमोस्ट्रेटर्स के साथ अपना सपोर्ट एक्सप्रेस किया था, जो कि उस वायलेंट सप्रेशन में जिनकी जान चली गई थी और जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉर द प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। लेकिन तियानमेन स्क्वायर में यहाँ पर मैसेकर हुआ था, जिसको यहाँ पर नैन्सी पेलोसी ने प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर सपोर्ट किया था। The US rejects Chinese claims over these islands and regards the South China Sea। तो US का ये कहना है कि साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट इंटरनेशनल वाटरवेज है, लेकिन चाइना मानता ही नहीं है कि साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट इंटरनेशनल वाटरवेज हैं। नाउ दैट द विजिट हैज़ टेकन प्लेस, तो अब यहाँ पर चाइना के ऊपर अटेंशन शिफ्ट हो गया कि चाइना अब क्या करेगा। तो चाइना यहाँ पर कुछ करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल चाइना यहाँ पर एक तरीके के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहा है ताइवान के ऊपर कि ताइवान से हम कुछ पर्टिकुलर फूड्स नहीं लेंगे। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैव बीन अनाउंस्ड प्रोहिबिटिंग इंपोर्ट्स ऑफ अ होल रेंज ऑफ फूड स्टफ्स फ्रॉम ताइवान। लेकिन यहाँ पर चाइना किसी के ऊपर भी बैन लगा सकता है, लेकिन चाइना इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगा सकता सेमी कंडक्टर्स के ऊपर, क्योंकि जो यहाँ पर ताइवान है वो बहुत हाई एंड यहाँ पर सेमी कंडक्टर चिप्स को मैन्युफैक्चर करता है। तो वन आइटम विच विल बी लेफ्ट आउट इज सेमी कंडक्टर्स, अ क्रिटिकल इंपोर्ट फॉर अ रेंज ऑफ चाइनीज हाईटेक इंडस्ट्रीज, क्योंकि चाइना की हाईटेक इंडस्ट्रीज को खुद ज़रूरत है यहाँ पर सेमी कंडक्टर की। और जो ताइवान की फर्म है ताइवान सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो वर्ल्ड फेमस है यहाँ पर चिप्स बनाने के लिए। दिस इज़ एन एरिया ऑफ एक्यूट वल्नरेबिलिटी फॉर चाइना, और इसके लिए चाइना डिपेंडेंट है ताइवान के ऊपर। और हो सकता है कि सिर्फ इसी रीज़न के लिए सेमी कंडक्टर चिप्स के लिए यहाँ पर जो चाइना है वो ताइवान में इन्वेड भी कर दे। तो दिस में आइदर हेस्टन चाइनीज प्लान्स टू इन्वेड एंड ऑक्यूपाई ताइवान इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू दिस क्रिटिकल कैपेबिलिटी और टू डिनाई चाइनाज एडवर्सरी इन पर्टिकुलर द US एक्सेस टू इट। तो हो सकता है कि यहाँ पर चाइना जो है वो इन्वेड कर दे ताइवान में, ऐसा ऑथर का कहना है। द US हैज़ कैरीड आउट अ प्रिसिशन ड्रोन अटैक, जो कि मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि US ने यहाँ पर अयमन अल जवाहिरी को ड्रोन से मार दिया। तो दिस वॉज डिज़ाइन टू रिफर्बिश कि US की क्रेडिबिलिटी अभी भी है। जस्ट एस ताइवान इज कॉट इन अ क्रॉस फायर बिटवीन द US एंड द चाइना, ईस्ट एशियन और साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ भी ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल वो US के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि US के साथ उनको ज़्यादा सेफ फील होता है, लेकिन वो यहाँ पर चाइना के साथ डिपेंडेंट है फॉर देयर इकोनॉमिक नीड्स। तो दे फील रीअश्योर्ड बाय द कंसिडरेबल US मिलिट्री प्रेजेंस डिप्लॉयड इन द रीजन। हाउएवर जो उनके इकोनॉमिक और कमर्शियल इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बहुत टाइटली तरीके से बाउंड है विद द चाइनीज़ इकॉनमी। तो बेसिकली यहाँ पर अब ताइवान के लिए ये बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है कि बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जाए बिटवीन द चाइना एंड द USA। अब इंडिया के लिए क्या लेसन है, तो इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाइना का फोकस पूरा ताइवान स्ट्रेट साउथ चाइना सी पर है, तो चाइना का फोकस अभी इंडियन ओशन में नहीं है। तो यही हमारे पास मौका है कि हम अपने इंडियन ओशन में जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बिल्ड कर लें। तो प्रूडेंस डिमांड्स दैट इंडिया नाउ क्लोजली टू इट्स कंसिस्टेंट वन चाइना पॉलिसी even while maintaining and even expanding non-official relations with Taiwan। तो हम भी यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को ही मेंटेन करते हैं। इन वन सेंस जो चाइना का प्री ऑक्यूपेशन है वो ईस्टर्न ओशियन फ्लैंक में बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल येलो सी, ताइवान सी, साउथ चाइना सी, तो ये इंडिया के लिए बहुत गुड सिग्नल है कि हम यहाँ पर इंडियन ओशन की तरफ फोकस कर लें। तो वन शुड यूज़ द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड इंडियाज नेवल कैपेबिलिटीज़ एंड मैरीटाइम प्रोफाइल इन दिस थिएटर। जब तक यहाँ पर चाइना का ध्यान आता है तब तक हम अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड कर लें, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने बताया है। नेक्स्ट है क्रॉप्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। पल्सेस को यहाँ पर ऑर्फन क्रॉप्स रेफर किया जाता है क्योंकि फार्मर्स उनको एकदम लास्ट रिजॉर्ट में लगाते हैं, जब उनको लगता है कि कोई क्रॉप नहीं लगानी चाहिए तब वो यहाँ पर लगा देते हैं पल्सेस, वरना यहाँ पर पल्सेस को नहीं ग्रो किया जाता। उसके रीजंस भी यहाँ पर ऑथर ने बताए हैं, तो उसके रीजंस यही है गवर्नमेंट पॉलिसीज उसके लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। तो दिस इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर बीइंग मोस्टली ग्रोन इन मार्जिनल लैंड्स प्रोन टू मॉइस्चर स्ट्रेस, बट ऑल्सो फार्मर्स यहाँ पर हाई यील्डिंग क्रॉप्स के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं जब भी उनके पास इरीगेशन होती है। तो जैसे ही उनको ये पता चल जाता है कि मानसून अच्छा होने वाला, इरीगेशन फैसिलिटीज़ है, तो वो यहाँ पर पल्सेस को लगाते ही नहीं है। द प्राइमरी ड्राइवर इन दिस हाउएवर प्राइसेस, जो सोयाबीन है
वो बेसिकली यहाँ पर ट्रेड हो रहा है 50% अबव MSP। सिमिलरली यहाँ पर कॉटन की प्राइसेस जो है वो बहुत ऊपर जा चुके हैं, तो फार्मर्स क्यों लगाएंगे पल्सेस, वो तो कॉटन और सोयाबीन ही लगाएंगे ना। तो बाउंटीफुल रेन्स हैव गिवन एन एडेड बूस्ट टू कॉटन एंड फर्दर टिल्टेड द स्केल्स अगेंस्ट पल्सेस। अगर हम देखें तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके रीजंस यहाँ पर ये बताए गए। सच ट्रीटमेंट टू पल्सेस इज अनफॉर्चुनेट अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए वैल्यूएबल प्रोटीन सोर्स। तो इंडिया में मोस्टली वेजिटेरियन डाइट है, तो उसमें प्रोटीन सोर्स होता है यहाँ पर जो लेंटिल्स होते हैं। पल्सेस इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि पल्सेस यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल को पोरस और एरेटेड रखते हैं। पल्सेस को कमर्शियल क्रॉप बनाने की ज़रूरत है रादर देन अ क्रॉप ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो उसके लिए MSP देने की ज़रूरत है। हमारे पास स्टेबल इंपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए। पल्सेस को हम जीरो ड्यूटी के ऊपर इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको स्टेबल इंपोर्ट पॉलिसी बनानी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी नई वैराइटीज़ बनानी चाहिए जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन में ब्रीड की जा सकें और मैकेनिकल हार्वेस्टिंग हो सके। MSP प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस इज बोथ इरेटिक और इनएडिक्वेट टुडे, तो MSP को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने की ज़रूरत है। इंपोर्ट्स ऑफ अरहर, उड़द एंड मसूर जो अलाउड होते हैं वो जीरो ड्यूटी पे अलाउड होते हैं, तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो हमें ऐसे क्रॉप्स को प्रमोट करना चाहिए जो कि कम वाटर की ज़रूरत होती है जिनमें, और केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी कम ज़रूरत होती है। हु फेल्ड बंगाल्स स्टूडेंट, तो बंगाल में एक स्कैम की बात की गई है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्रेसिडेंसी फाउंडिंग मूवमेंट, तो प्रेसिडेंट होते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि प्रेसिडेंट को ही क्यों सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं बनाया गया। तो आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वेस्ट होगी। आर्टिकल 53 क्लॉज 2 हैज अ रादर इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेशन। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन, द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज यहाँ पर होगा प्रेसिडेंट। द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफकोर्स यहाँ पर आर्टिकल 74 के द्वारा सरकमस्क्राइब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करता है ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर बनाया गया है, लेकिन आर्टिकल 74 ये भी कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करेगा ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वॉज इट देयर फॉर द अनवर्बलाइज्ड डिजायर ऑफ द फाउंडिंग फादर्स की यहाँ पर जो सुप्रीम कमांडर होने चाहिए वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी होनी चाहिए जो कि पॉलिटिक्स से ऊपर हो। तो हो सकता है कि उनका ये रीज़न हो कि एक ऐसी एंटिटी होनी चाहिए जो कि यहाँ पर पॉलिटिक्स से परे हो, देयर बाई अंडरस्कोरिंग द ए पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस ए पॉलिटिकल होती है, वो किसी पार्टी को बिलोंग तो नहीं करती है। सिमिलरली यहाँ पर जो सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्सेस के होने चाहिए वो पॉलिटिक्स से ऊपर होने चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होने चाहिए। इसीलिए शायद यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बनाया गया है। और या तो हम सिर्फ ब्रिटिश प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स में भी जो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का वो होता है मोनार्क। अब हम आगे चलते हैं। As Pelosi's Taiwan visit ends, China gets ready for burst of military drills। तो चाइना ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी हैं, ताइवान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स स्पीकर नैंसी पेलोसी लेफ्ट ताइवान। अभी देखने की ज़रूरत है कि चाइना क्या करेगा। Furious over the U.S. House Speaker Nancy Pelosi's high-profile visit to Taipei, China on Wednesday announced punitive measures on output seeking Taiwan independence। और यहाँ पर चाइना ने क्या किया, चाइना ने जो फूड प्रोडक्ट्स आते हैं ताइवान से उसके ऊपर लगा दिया बैन। हाउ ताइवान्स चिप्स प्ले अ डिसाइसिव रोल, तो मैंने आपको बताया कि चाइना जो है, ताइवान जो है वो सेमी कंडक्टर्स चिप्स बनाने में बेसिकली यहाँ पर इसको महारत हासिल है। तो टुडेज कटिंग एज चिप्स आर मोस्टली मेड इन ताइवान वेयर द टू पावर्स आर इंटेंगल्ड इन अ जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर ओवर द आइलैंड फ्यूचर। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। वाई हैज़ टर्न ओवर थ्रेशोल्ड फॉर GST ई इनवॉइसिंग बीन हाफ्ड फ्रॉम October 1। तो पहले GST इनवॉइसिंग के लिए, ई इनवॉइसिंग के लिए जो यहाँ पर थ्रेशोल्ड था वो था 200 करोड़, फिर कम किया गया 100 करोड़, अब इसको कर दिया जाएगा 1 करोड़, मतलब बेसिकली हाफ ऑफ करके अब 1 करोड़ तक ले आए हैं। तो बिजनेसेस विद एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹10 करोड़ और मोर विल हैव टू जनरेट ई इनवॉइसेस फॉर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इससे पहले थ्रेशोल्ड था 20 करोड़, तो इसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, फेज्ड मैनर में कम किया जा रहा है। ई इनवॉइसिंग होती क्या है, तो ई इनवॉइस सिस्टम इज़ फॉर GST रजिस्टर्ड पर्सन्स फॉर अपलोडिंग ऑल द बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस जो कि उनको अपलोड करने पड़ेंगे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में। तो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक जनरेट करता है यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर, और जो कि यहाँ पर डिजिटली साइंड होता है और उसमें QR कोड भी दिया जाता है यूज़र को। फिर यहाँ पर ई इनवॉइसिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और उसमें सब कुछ डेटा कंटेन होता है। वॉट डज़ द लोअरिंग ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर ई इनवॉइस सिग्निफाई, तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्यों करे बार बार ई इनवॉइस की, यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड उसको क्यों कम किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट इसीलिए कम करी है बेसिकली यहाँ पर जो अनस्क्रूपुलस टैक्स पेयर्स हैं उनके एक्शंस को कर्ब किया जाए और जो फ्रॉड है वो कम हो सके, जिसके लिए यहाँ पर ई इनवॉइसिंग की जो लिमिट है वो यहाँ पर कम की जा रही है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पहले लिमिट 500 करोड़ थी, फिर 100 करोड़ तक पहुँच गई है, अभी इसको 1 करोड़ कर दिया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हम आगे चलते हैं।
यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हाउ मीराबाई चानू 49 किलोग्राम कुड लिफ्ट 113 किलोग्राम, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या टेक्निक होती है, कैसे स्नैच करना होता है, कैसे क्लीन करना होता है, कैसे जर्क करना होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना का एक स्पाई शिप है जो कि हम्बनटोटा पोर्ट पहुंच चुका है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम यहाँ पर मेंशन है युआन वांग 5। तो अकॉर्डिंग टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका, द युआन वांग 5 यहाँ पर एंटर करेगा हम्बनटोटा पोर्ट में, और ये एक स्पाई शिप है। लेकिन चाइना का कहना है स्पाई शिप नहीं है, हम तो अपनी सैटेलाइट्स को मॉनिटर करने के लिए आए हैं। द युआन वांग 5 विल कंडक्ट सैटेलाइट कंट्रोल एंड रिसर्च ट्रैकिंग ऑफ चाइना सैटेलाइट्स, तो ऐसा इनका कहना है। तो युआन वांग 5 जो है इसकी एरियल रीच 750 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया का भी कुछ रीजन इसके रडार में होगा, तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। ताइवान, चाइना एंड द यूएस, तो यहाँ पर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई हुई हैं, ये न्यूज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। चाइना व्यूज़ पेलोसीज विजिट एज अ सीरियस वायलेशन ऑफ द वन चाइना प्रिंसिपल, और चाइना का ये कहना है कि ये जो नैन्सी पेलोसी की विजिट है बेसिकली ये रॉन्ग सिग्नल जा रहा है सेपरेटिस्ट फोर्सेस फॉर ताइवान इंडिपेंडेंस को। अब ऑथर ने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया कि वन चाइना प्रिंसिपल और वन चाइना पॉलिसी में अंतर क्या है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वन चाइना प्रिंसिपल एंड द वन चाइना पॉलिसी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि यहाँ पर मेनलैंड चाइना है वो फॉलो करता है वन चाइना प्रिंसिपल, जिसका ये मानना है कि ताइवान जो है वो चाइना का इनएलिएनेबल पार्ट है विद इट्स सोल लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन बीजिंग, ये यहाँ पर चाइना का मानना है। यूएस इस पोजीशन को एक्नॉलेज तो करता है लेकिन यूएस इस पोजीशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो यहाँ पर जो यूएस है वो वन चाइना प्रिंसिपल को नहीं मानता, यूएस यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को मानता है, क्योंकि यूएस इस बात को एक्नॉलेज करता है लेकिन यूएस इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। द यूएस फॉलोज द वन चाइना पॉलिसी मीनिंग दैट पीआरसी वॉज एंड इज द ओनली चाइना विद नो रिकॉग्निशन फॉर द रिपब्लिक ऑफ चाइना। एट द सेम टाइम द यूएस रिफ्यूजेस टू गिव इन टू द पीआरसीज डिमांड कि जो यहाँ पर पीआरसी की है वो यहाँ पर सॉवरेनिटी है ओवर ताइवान, ये यहाँ पर यूएस नहीं मानता है। तो इट ओनली एक्नॉलेजेस द चाइनीज पोजीशन दैट ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, लेकिन ये यूएस इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो ये यहाँ पर ऑथर ने डिफरेंस बताया है बिटवीन द वन चाइना प्रिंसिपल एंड वन चाइना पॉलिसी। तो चाइना यहाँ पर वन चाइना प्रिंसिपल मानता है कि ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है, लेकिन यूएस यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी मानता है। तो यूएस इस बात को एक्नॉलेज तो करता है लेकिन यूएस इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। फिर यहाँ पर ऑथर ने हिस्ट्री बताई है चाइना ताइवान टेंशंस की। तो आरओसी 1912 में फाउंड किया गया था जब यहाँ पर किंग डायनेस्टी का कोलैप्स हो गया था, और 1911 के रेवोल्यूशन के बाद ताइवान वाज एट दैट टाइम अंडर जापानीज कॉलोनियल रूल। फिर जब डिफीट हो जाती है जापान की इन द वर्ल्ड वॉर 2 तो आरओसी गवर्नमेंट अपना जुरिस्डिक्शन इंक्रीज कर देती है ओवर ताइवान। फिर यहाँ पर कम्युनिस्ट सिविल वॉर जीत जाते हैं मेनलैंड में, एंड देन माओ जेडोंग प्रोक्लेम द फाउंडिंग ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक विद इट्स कैपिटल, जिसके बाद यहाँ पर जो आरओसी होते हैं वो चले जाते हैं ताइवान में। तो आरओसी हैज़ एक्सरसाइज्ड इफेक्टिव जुरिस्डिक्शन ओवर द मेन आइलैंड एंड सेवरल आउटलाइंग आइलैंड्स एवर सिंस लीविंग ताइवान एंड चाइना अंडर द रूल ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स। फिर उसके बाद हमें ये चाइना और ताइवान की टेंशंस देखने को मिलता है। अंटिल द 1970s यूएस और मोस्ट वेस्टर्न गवर्नमेंट्स रिकॉग्नाइज करते थे आरओसी को कि आरओसी ही गवर्नमेंट ऑफ ऑल ऑफ चाइना है, लेकिन यूएस और पीआरसी के जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए 1979 में तो फिर ये लोग पीआरसी को मेनलैंड चाइना यहाँ पर मानने लगे। तो पहले ये लोग आरओसी को मेनलैंड चाइना मानते थे लेकिन बाद में ये लोग यहाँ पर पीआरसी को ही मेनलैंड चाइना मानने लगे। यूएस ताइवान की हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली यहाँ पर चाइना ताइवान की हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना ने 2015 में मिलिट्री रिफॉर्म्स करना शुरू किए और पीएलए को, जो इनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसको वर्ल्ड क्लास फोर्स बनाने का इन्होंने ये रिजोल्यूशन लिया कि 2049 तक हम इसको बना देंगे वर्ल्ड क्लास फोर्स, क्योंकि इनका ये भी मानना है कि हमें ताइवान को लेना ही पड़ेगा बाई फोर्स, अगर लेना पड़ता है तो हम बाई फोर्स लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स, तो अभी हम देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के जो बाईलेटरल रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो ताइवान इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द वर्स्टिंग जियोपॉलिटिकल चेकबोर्ड बिटवीन द यूएस एंड द चाइना, और हम देख रहे हैं कि हर जगह एंटागोनिस्टिक इंस्टेंसेस है, सिक्योरिटी पर देख लो, इकोनॉमिक्स पर देख लो। तो ये यहाँ पर ऑथर ने बताया, यहाँ तक कि यूएस ने तो विंटर ओलंपिक्स को भी यहाँ पर बॉयकॉट कर दिया था। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया है गवर्नमेंट विड्रॉज डेटा प्रोटेक्शन बिल। एक तो उसमें प्रोविजन था डेटा लोकलाइजेशन का, जिसकी वजह से बिग फर्म्स को प्रॉब्लम थी। दूसरा प्रोविजन यहाँ पर ये था कि जो क्रिटिकल पर्सनल डेटा है उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी कंपनीज को। जस्टिस बी एन श्री कृष्णा ने यहाँ पर ड्राफ्ट बनाया था। इसके अलावा 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था कि प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अभी यहाँ पर जब नया बिल लेकर आया जाएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। ये सबके हाथ क्यों बंधे हुए, कोई फ्री बीस पे कुछ कर क्यों नहीं पा रहा, तो हमने डिस्कस कर लिया कि नीति आयोग तो एक थिंक टैंक है। अगर ईसी को पावर दी जाएगी तो मान सकते हैं कि ईसी का यहाँ पर जुरिस्डिक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट यहाँ पर इसीलिए क्यों नहीं कुछ करना चाहती, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसको ब्रांड कर दिया जाए एज एंटी पुअर। फिर यहाँ पर एक मिनरल्स अलायंस बनाई गई है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जिसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया है और इंडिया इसमें इंक्लूड होना चाहता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मिनरल्स अलायंस का, तो बेसिकली यहाँ पर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई को इंश्योर करना है और चाइना के ऊपर डिपेंडेंस ख़त्म करनी है।
फिर आगे चलते हैं। फिर गोरखा रेजिमेंट वाली न्यूज़ हमने डिस्कस कर ली है। जो हमारे टारगेट्स हैं, तो यहाँ पर हमारे क्या टारगेट्स हैं, तो इंडिया ने टारगेट किया है कि 45% रिडक्शन करना है हमें एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी फ्रॉम 2005 लेवल्स तक। इसके अलावा हमें 50% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी करनी है 2030 पे, जो कि बेस्ड होगी ऑन नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज। फिर यहाँ पर नए सीवीसी ने चार्ज लिया है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। हमने सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए। ताइवान बिटवीन जायंट्स, तो यहाँ पर ताइवान के ऊपर चाइना ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं कि अब ताइवान से हम फूड को इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी के ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकता है, लेकिन जो चाइना है वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर नहीं लगा सकता, क्योंकि चाइना की जो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत है। फिर क्रॉप्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, तो जो पल्सेज है उसमें एमएसपी पॉलिसी को ठीक करने की ज़रूरत है, इंपोर्ट पॉलिसी को थोड़ा स्टेबल बनाने की ज़रूरत है, फार्मर्स को इंसेंटिव बनाने की ज़रूरत है, देने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इसको क्रॉप ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं बनाना है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ई इन्वॉइसिंग को क्यों हाफ किया जा रहा है, बेसिकली हर्बा थ्रेशोल्ड को क्यों हाफ किया जा रहा है, तो उसका रीज़न यही है क्योंकि सरकार नहीं चाहती है बेसिकली कि यहाँ पर अनस्क्रूपुलस टैक्स पेयर्स फ्रॉड टैक्सेशन से इनपुट टैक्स क्रेडिट गेन करें, तो ये सब सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है। तो एज पर गवर्नमेंट ऑथोरिटीज़ द ई इन्वॉइस सिस्टम विल हेल्प टू कर्ब द एक्शंस ऑफ अनस्क्रूपुलस टैक्स पेयर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्रॉड केसेस। और टैक्स अथॉरिटीज़ के अगर पास डेटा होगा तो ऐसे फ्रॉड केसेस कम से कम होंगे। एक्सप्लेन सेक्शन में हमने एक चाइना की स्पाई शिप का नाम डिस्कस किया जिसका नाम है युआन वांग 5। फिर यहाँ पर चाइना और ताइवान के रिलेशंस कैसे ख़राब हुए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।